हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। मैक्सवेल ने जो है 4 इक्वेशंस दिए थे, उसको हमें इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है। पहले हमने डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा था, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। सबसे पहला जो इक्वेशन है वो है हमारा गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए गॉस ने एक लॉ दिया था, वो हम करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। एप्सिलॉन नॉट का साइड चेंज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ इनटू करेंगे तो हमें जो है रो मिलेगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का साइड हमने चेंज किया है। फिर उसके बाद हमें डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट लिखना है, एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, ठीक है। इजी वे में समझाऊं तो यहाँ पर हम इसको एप्सिलॉन नॉट डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट ई वेक्टर करके लिख सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट को हम अंदर लिख सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है। जब हम डेल ऑपरेटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट को हम कहीं भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के केस में। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर के बराबर होता है। फिर उसके बाद इस इक्वेशन का हम करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो जो वॉल्यूम इंटीग्रल है उसको हम कैसे लिखते हैं, 3 बार इंटीग्रेशन हम करते हैं, उसी को हम वॉल्यूम इंटीग्रल कहते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ डी का, फिर डीवी भी हमें लिखना है डॉट डीवी, और यहाँ पर 3 बार इंटीग्रेशन रो का डीवी हमें लिखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल जो है उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर आता है, यानी कि ए वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल जो है ए वेक्टर का डाइवर्जेंस यानी कि डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट ए का वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस वाले टर्म की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर की जगह पर क्या होगा, डी वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ठीक है। बाकी फॉर्मूला सेम है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रो हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डीवी मतलब कि टोटल वॉल्यूम। अगर हम दोनों को लिखे, यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डीवी और रो दोनों को लिखे, तो हमें जो 2 टर्म्स मिले हैं उन दोनों को लिखना होगा। रो की जगह पर हम क्यू अपॉन वी लिखेंगे, और डीवी का जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है उसके जगह पर हम वी लिखेंगे। वी और वी हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्यू। रो ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए हम बाहर उसको निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डीवी की जगह पर डायरेक्ट वी हम लिख सकते हैं, उसके जगह पर हम क्यू लिखेंगे, क्यू इनक्लोज्ड लिखेंगे, ठीक है। जो वॉल्यूम के अंदर चार्ज बंद है वो वाला चार्ज। तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी की जगह पर क्यू इनक्लोज हमें लिखना है, और ये इक्वेशन है हमारा मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद हम मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स हमारे मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन था, जिसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते थे, डिफरेंशियल फॉर्म में हम उसको डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 करके लिखते थे। डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर जो है वो 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर दोनों साइड पर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि 3 बार इंटीग्रेशन, 0 का इंटीग्रेशन 0 आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और डीवी भी हमें लिखना है। अब यहाँ पर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक ये जो डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल है वो उसके सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है उस वेक्टर के। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी जो है वो 0 होगा, और ये है हमारा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स का इंटीग्रल फॉर्म, जो कि मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन है।
फिर हम चलते हैं मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन की तरफ, जो कि मैक्सवेल एम्पायर सर्किटल लॉ से आया है। ठीक है, तो मैक्सवेल एम्पायर सर्किटल लॉ के मुताबिक कर्ल ऑफ एच वेक्टर, अब यहाँ पर एच वेक्टर यूज किया है बी की जगह पर, तो म्यू नॉट जो है गायब हो जाएगा राइट हैंड साइड पर, क्योंकि म्यू नॉट बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट की जगह पर एच आता है। ठीक है, तो जे वेक्टर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डी वेक्टर अपॉन डी टी आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, और ये है हमारा मैक्सवेल एम्पायर सर्किटल लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पर कर्ल है तो हम सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड पर, तो सरफेस इंटीग्रेशन ds हमें पुट करना होगा। यहाँ पर भी जे वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन ds डॉट प्रोडक्ट ds हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि x का इंटीग्रेशन x dx करके लिखते हैं, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम x स्क्वायर dx करके लिखते हैं, उसी तरीके से सरफेस इंटीग्रेशन किया है तो d सरफेस लिखना जरूरी है। यहाँ पर भी डेल d वेक्टर अपॉन डेल t और ds हम लिखेंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो है स्टोक्स थ्योरम अप्लाई होगा। स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल उस वेक्टर के कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। सो ए वेक्टर का लाइन इंटीग्रल जो है ए वेक्टर के कर्ल मतलब कि डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना उसके सरफेस इंटीग्रल के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक कर्ल है, उसका सरफेस इंटीग्रल हुआ है, उसकी जगह पर हम इस वेक्टर का लाइन इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ एच वेक्टर डॉट डी एल लिखना है। क्यों? क्योंकि लाइन इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल नहीं। फिर उसके बाद जे वेक्टर डॉट डी एस का सरफेस इंटीग्रल हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया है, बाकी सारी चीजें सेम होगी। यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल ऑफ क्या आएगा, यहाँ पर ds लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t किसका, d वेक्टर का डॉट ds वेक्टर। अब ये जो j है वो q अपॉन एरिया के बराबर आएगा, और ds का सरफेस इंटीग्रेशन जो है टोटल सरफेस आएगा। एरिया को हम a या s दोनों से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब हम दोनों टर्म्स को यूज करेंगे तो q डिवाइडेड बाय s इंटू s आएगा, और ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर नीचे वाले s का इंटीग्रेशन क्यों नहीं हुआ है अगर आप पूछोगे, तो वो कांस्टेंट है। ये जो j है वो कांस्टेंट है, जैसे कि रो कांस्टेंट था, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट बाहर निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो हम उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, और सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे डी एस की जगह पर हमें q लिखना है बस। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पर q आएगा, यहाँ पर I आएगा क्योंकि ये करंट डेंसिटी है, सिग्मा नहीं है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, करंट डेंसिटी है, तो करंट पर यूनिट एरिया है, I आएगा। ठीक है, करंट इनक्लोज, तो यहाँ पर I लिखेंगे। ध्यान से करना है, मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, यानी कि पहले इंटीग्रेट करे या डिफरेंशिएट करे वो मैटर नहीं होता। और डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर हम लिखेंगे। और ये जो इक्वेशन है वो है हमारा मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में। फिर उसके बाद मैक्सवेल का हम आखिरी इक्वेशन करेंगे। ठीक है, जो कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आया था, और फोर्थ इक्वेशन के मुताबिक जो कर्ल था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नेगेटिव ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर आता है, उसी को हम लिखेंगे। स्टोक्स थ्योरम हमें अप्लाई करना है, और देखते हैं स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो दोनों साइड पर हम सरफेस इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ds को भी यूज करना होता है जब हम सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं। डॉट प्रोडक्ट ds हम लिखेंगे। ठीक है, अब b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ds वेक्टर जब हम करेंगे तो हमें कोई मैग्नीट्यूड मिलेगा, डायरेक्शन नहीं। तो ऐसा हम कर सकते हैं, इंटीग्रेशन किसी वैल्यू का होता है, इंटीग्रेशन में डायरेक्शन कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, इंटीग्रेट हम किसी वैल्यू को कर रहे हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं।
यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया तो कर्ल ऑफ ई का सरफेस इंटीग्रेशन की जगह पर ई वेक्टर का लाइन इंटीग्रल हम लिख सकते हैं। बाकी सारी चीजें यूं ही सेम हमें लिखना है, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन और डेल ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन है, वो दोनों ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर का मतलब प्लस माइनस जैसे है, ठीक है। ये जो है हम क्या करेंगे, एज अ ऑपरेटर यूज करेंगे। तो अगर कोई वैल्यू इंडिपेंडेंट है इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से, या कांस्टेंट है, तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम इस टर्म से, जिसको हमें इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करना है, अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर किया है। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, ds अगर t का फंक्शन नहीं होगा तो वो खुद वैसे ही सेम रहेगा, ठीक है। और ये है हमारा मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें मैक्सवेल के सारे इक्वेशन मिल गए जो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल फॉर्म दोनों में हमने किए हैं, ठीक है। मैक्सवेल के इक्वेशंस डिफरेंशियल फॉर्म में जो डाइवर्जेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस है वो 0 होता है। मैक्सवेल के इक्वेशंस लिख रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जो है म्यू नॉट जे वेक्टर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी होता है, जो कि एम्पायर सर्किटल लॉ से हमें मिला था, मैक्सवेल एम्पायर सर्किटल लॉ से। अगर हम म्यू नॉट को इस साइड लेकर आएंगे तो ई से डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें एच मिलेगा, ठीक है। सॉरी, बी है यहाँ पर, ई वेक्टर नहीं बी वेक्टर है, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट ई के जगह पर हम जी वेक्टर लिख सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन कुछ ऐसा होता है। और फोर्थ में जो कर्ल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एजेस पर प्रेजेंट है, वैसे हम याद रख सकते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं। तो जो कर्ल है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी के, तो उसको हम लिखेंगे। तो ये सारे इक्वेशन जो है मैक्सवेल इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और ई को जब हम इंटू करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, तो जो डाइवर्जेंस ऑफ जी वेक्टर है वो रो के बराबर होगा, ठीक है। तो यही है मैक्सवेल के 4 इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म में मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस है ये। इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रेशन के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो सरफेस इंटीग्रेशन है वो उसने जितना चार्ज इंक्लूड किया उस सरफेस ने, उसके बराबर आएगा। और उसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका सरफेस इंटीग्रेशन जो है वो 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है कि उसका कोई फ्लक्स नहीं है, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने सरफेस इंटीग्रेशन तो किया, कर्ल के लिए हमें लाइन इंटीग्रेशन करना है। तो लाइन इंटीग्रल किसका, कर्ल ऑफ एच का जो है वो कितना होगा, कर्ल ऑफ एच का लाइन इंटीग्रल जो है उसने कितना करंट इंक्लोज किया है, यहाँ पर चार्ज था, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर करंट पर यूनिट एरिया है, तो उसने कितना करंट इंक्लोज किया है, प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें याद रखना है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल डी अपॉन डेल टी हमने किया। अब ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है वो दोनों ऑपरेटर्स है और इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम उसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन को हम बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन को अंदर लिखेंगे, डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और जो आखिरी इक्वेशन है उसमें भी लाइन इंटीग्रल आएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस ई, सॉरी, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये है 4 इक्वेशन। लाइन इंटीग्रल है तो कर्ल नहीं होगा, मेरे ख्याल से गलत लिखा है मैंने। बुक में देखते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। सबसे पहले गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया है यहाँ पर, डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। एप्सिलॉन नॉट को इस साइड लेकर जाएंगे, डेल ऑपरेटर के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर हमारा पता है कितना होता है, डी वेक्टर के बराबर होता है, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर की जगह पर हम डी वेक्टर लिखेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ डी जो है वो रो के बराबर आएगा, एंड
जब हम दोनों साइड्स पर वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो है कुछ ऐसा मिलेगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ डी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो है डी वेक्टर के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर आता है। तो यहाँ पर लिखा है ना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में ए वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन जो है उसके डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के बराबर आता है। तो उसी वैल्यू को हमें पुट करना है और उसी तरीके से रो वेक्टर का वॉल्यूम इंटीग्रल जो है क्यू इनक्लोज के बराबर आता है। कैसे आता है मैंने आपको बताया, टोटल चार्ज इनक्लोज इन द वॉल्यूम के बराबर आता है। तो जो सरफेस इंटीग्रेशन होगा डी डॉट डी एस का वो क्यू इनक्लोज के बराबर आएगा। दोनों वैल्यूज को पुट किया है, ठीक है। अब मैग्नेटोस्टैटिक्स में डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो 0 के बराबर आता है। डाइवर्जेंस ऑफ बी 0 है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसका मतलब है मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये टॉपिक मैंने पहले किया है। अब दोनों साइड पर हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ बी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वहां पर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। तो ये जो डाइवर्जेंस ऑफ बी है उसका वॉल्यूम इंटीग्रल जो है बी वेक्टर के सरफेस इंटीग्रल के बराबर आएगा। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो बी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल जो है वो 0 के बराबर आएगा और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई फ्लक्स नहीं है, कोई ऐसा लाइन नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि पार हो रहा हो, लाइक कहीं से एग्जिट हुआ है तो कहीं से एंटर होगा। फिर उसके बाद मैक्सवेल एम्पायर सर्किटल लॉ को हमने यूज किया। फिर उसके बाद दोनों साइड का हमने सरफेस इंटीग्रेशन किया, ठीक है। यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन, यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन और यहाँ पर भी सरफेस इंटीग्रेशन। फिर हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। किसी वेक्टर का कर्ल का सरफेस इंटीग्रेशन उस वेक्टर के लाइन इंटीग्रल के बराबर होता है। तो इसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रेशन की जगह पर हम लाइन इंटीग्रल का यूज करेंगे। वही स्टोक्स थ्योरम कहता है किसी वेक्टर का लाइन इंटीग्रल जो है उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर आता है, ठीक है। तो उसको हमने लिखा है यहाँ पर, इसके जगह पर आई इनक्लोज हम लिखेंगे और यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर कर्ल नहीं है, ठीक है। पहले जब मैं दोनों को कंपेयर कर रही थी तब मैंने कर्ल लिखा है, विच इज रॉन्ग। यहाँ पर एच वेक्टर का लाइन इंटीग्रल डायरेक्ट आएगा, ठीक है। और आखिरी इक्वेशन हम देखते हैं मैक्सवेल का, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जो है वो नेगेटिव ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर आता है। नाउ दोनों साइड को हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड का, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो कुछ ऐसा हमें मिलेगा, ठीक है। बी डॉट डी एस करके हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक हमें स्केलर क्वांटिटी देगा जिसको हमें डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक ये वाला टर्म इतना आएगा, उसकी जगह पर वो वाला वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। और ये सारी चीजें करने के बाद हमें ये पता चला कि जो इंड्यूस ईएमएफ है, ये वाला इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है, वो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसके डिक्रीज के रेट से क्या है, इक्वल है। और यही है हमारे मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में।